नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है कि कहते हैं कि अगर किसी मांगलिक कार्य के लिए मुहूर्त ना मिल रहा हो तो अक्षय तृतीया के दिन वह कार्य किया जा सकता है, क्योंकि अक्षय तृतीया का अभूज महत्वपूर्ण है और कहते हैं कि इस दिन किए गए कार्य से सफलता भी मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन सगाई, गृह प्रवेश, नया मकान खरीदना या सोने के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इससे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं आती है। वहीं आपको बताते चले कि अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताते चले कि देश भर में अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। आपको बताते चले कि हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का एक विशेष महत्व है। कहते हैं कि अगर किसी मांगलिक कार्य के लिए मुहूर्त ना मिल रहा हो तो अक्षय तृतीया के दिन यह काम किया जा सकता है, क्योंकि अक्षय तृतीया का अभूज महत्वपूर्ण है। वहीं इस दिन किए गए कार्य में सफलता मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन सगाई, गृह प्रवेश, नया मकान खरीदना या सोने के आभूषण खरीदना शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इससे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं आती है। वहीं अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में आज धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल फित्र की ईद की बधाई दी है। राष्ट्रपति भवन द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया कि ईद रमजान के पवित्र महीने का अंत का प्रतीक है। ईद प्यार और करुणा की भावनाओं को बांटने का त्योहार है। त्योहार हमें एकजुटता और आपसी सद्भाव का संदेश देता है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने सभी से भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लेने के लिए कहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ईद सद्भाव की भावना से ओतप्रोत है, जो शांतिपूर्ण और समृद्धि समाज बनाने के लिए अहम प्रेरित करता है। भारत की पहली महिला ने कहा कि मैं भारत और विदेशों में रहने वाली सभी नागरिकों को, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद उल फित्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। तो देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। इसको लेकर आपको बताते चले कि राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी मुस्लिम भाई और बहनों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल आपको बताते चले कि इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी है। साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ईद रमजान के पवित्र महीने का अंत होता है और ईद प्यार और करुणा की भावनाओं को बांटने का त्योहार है। त्योहार हमें एकजुटता और आपसी सद्भाव के साथ संदेश देती है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने सभी से भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लेने के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईद सद्भावना की भावना से ओतप्रोत है, जो शांतिपूर्ण और समृद्धि समाज बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। भारत की पहली महिला ने कहा कि मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों को, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को ईद उल फित्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। बताते चले कि देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। इसी को लेते हुए आज बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुस्लिम भाई और बहनों को ईद की बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईद आज का दिन बहुत ही शुभ है और एकजुटता के साथ मनाने के लिए सभी को उन्होंने कहा है।
तो आपको बताते चले कि देश भर में ईद मनाई जा रही है, जिसको लेकर द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं सभी को, और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि ईद एक एकजुटता का प्रतीक है। वहीं पीएम ने यह भी कहा है कि बधाई देते हुए ट्वीट में लिखा है कि ईद उल फित्र की बधाई, हमारे समाज में सद्भाव और करुणा की भावना आगे बढ़े। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कुशल क्षेम के लिए भी प्रार्थना करता हूं। ईद मुबारक। भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग विशेषकर मुस्लिम शनिवार को ईद का त्यौहार मना रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई वाले ट्वीट लिखा गया है। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र की बधाई दी, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समाज में सद्भाव और करुणा की भावना आगे बढ़े, और मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कुशल क्षेम के लिए भी प्रार्थना करता हूं। तो वहीं अयोध्या में रात में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बताते चले कि बाईपास पर सवारियों से भरी प्राइवेट बस के ऊपर ट्रक पलट गया है। वहीं हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना की जानकारी पर डीएम नीतीश कुमार और डीआईजी एसएसपी मुनिराज जी भी पहुंचे और घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। उन्होंने घायलों का उचित इलाज करने के निर्देश दिए हैं, और प्राइवेट बस लखनऊ से अंबेडकर की तरफ जा रही थी, और इस भीषण सड़क हादसे में भिड़ंत के बाद बस ट्रक के नीचे दब गई है। वहीं ट्रक में मार्बल डस्ट लदा हुआ था, जबकि बस में करीब 70 लोग सवार थे। अभी भी कई सवारियां बस के अंदर फंसी हुई हैं। मौके पर मौजूद पुलिस रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि 10 एम्बुलेंस घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं डीएम, आईजी और एसएसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, और इस हादसे की वजह से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जो करीब 1.5 घंटे बाद खुला। वहीं कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर सीएमओ अजय राजा ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर 10 एम्बुलेंस भी मौजूद है। वहीं साथ ही साथ बताते चले कि चौकी इंचार्ज दर्शन नगर ब्रिजभूषण ने बताया कि बाईपास पर एक कट है जो अंबेडकर नगर जाता है। यह कट काफी छोटा है, यहाँ पर बड़ी गाड़ी एक बार में नहीं मोड़ सकते। वहीं गाड़ी मोड़ने के लिए बैक करनी पड़ती है। बताया ये भी जा रहा है कि बस कट पर मोड़ने के लिए बैक हो रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक आकर उस पर पलट गया। अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर इस हादसे में 4 की मौत हो गई है। वहीं 40 लोग घायल बता रहे, जहां पर बताते चले कि घायलों का उचित इलाज करने के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही साथ प्राइवेट बस लखनऊ से अंबेडकर नगर की तरफ जा रही थी, और इस भीषण सड़क हादसे में भिड़ंत के बाद बस ट्रक के नीचे दब गई। वहीं बताते चले कि ट्रक में मार्बल डस्ट लदा हुआ था, जबकि बस में करीब 70 लोग सवार थे। अभी भी कई सवारियां बताई जा रही है कि अभी भी बस में फंसी हुई हैं। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस रेस्क्यू करने में जुटी है, और 10 एम्बुलेंस घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचा रही है। हादसे में एक के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। डीएम, आईजी और एसएसपी समेत कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। तो वहीं सरकार ने चारधाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शनवासियों का कोटा खत्म कर दिया है। अब धामों में श्रद्धालु बिना रोक दर्शन कर सकेंगे, लेकिन दर्शन के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने श्रद्धालुओं की समिति संख्या का निर्णय वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया पूर्व की भांति जारी रहेगी।
वहीं धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यकता के मुताबिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। अभी तक पर्यटन विभाग की प्रतिदिन दर्शन के लिए समिति संख्या के आधार पर तीर्थयात्रियों का पंजीकरण भी किया जा रहा था। पंजीकरण स्लॉट फुल होने पर श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं चार धामों के तीर्थ पुरोहित, पर्यटन व्यवसायी भी समिति संख्या विरोध कर रहे थे। तो आज से गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खोले जाएंगे। आपको बताते चले कि चारों धामों में दर्शन के लिए कोटा खत्म हो गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब धामों में श्रद्धालु बिना रोक दर्शन कर सकेंगे, लेकिन दर्शन के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने श्रद्धालुओं की समिति संख्या का निर्णय वापस लेने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया पूर्ण की भांति जारी रखी जाएगी। धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यकता के मुताबिक व्यवस्थाएं की जाएंगी और साथ ही साथ अभी तक पर्यटन विभाग की प्रतिदिन दर्शन के लिए समिति संख्या के आधार पर तीर्थयात्रियों का पंजीकरण भी किया जा रहा था। प्रयागराज में बीते 4 दशक से माफिया अतीक अशरफ से पीड़ित लोगों में अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। दोनों की मौत के बाद तमाम पीड़ित पुलिस ने संपर्क साध रहे हैं और उच्च पद स्तर सूत्रों के माने तो प्रदेश सरकार अतीक के कब्जे से लोगों की जमीन और मकान वापस दिलाने के लिए जल्द ही आयोग का गठन कर सकती है। दरअसल अतीक अशरफ ने प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था, फिर मामूली रकम देकर अपने नाम करा ली। वहीं अब दोनों की मौत के बाद ऐसे तमाम लोग पुलिस के पास चक्कर काट रहे हैं और इस संबंध में शासन स्तर पर हुई बैठक में अधिकारी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। तो अतीक और अशरफ की मौत के बाद अब जिनकी जमीनें उन्होंने कब्जा कर ली थी उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद जाग चुकी है और दोनों की मौत के बाद तमाम पीड़ित पुलिस के संपर्क साध रहे हैं और उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार अतीक के कब्जे से लोगों की जमीन और मकान वापस दिलाने के लिए जल्द ही आयोग का गठन कर सकती है। दरअसल अतीक अशरफ ने प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जमीनें कब्जा कर ली या फिर मामूली रकम देकर अपने नाम करा ली। अब दोनों की मौत के बाद ऐसे तमाम लोग पुलिस के पास चक्कर काट रहे हैं और इस संबंध में शासन स्तर पर हुई बैठक में अधिकारी रूपरेखा भी तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपना सरकारी बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार को बंगले से सारा सामान खाली कर दिया है। अब वे मां सोनिया गांधी के साथ उनके घर पर रह रहे हैं और राहुल पहली बार अमेठी से 2004 में सांसद चुने गए थे। तब से वे तुगलक रोड लेन स्थित इसी सरकारी बंगले में रह रहे थे। वही सूत्रों का कहना है कि राहुल अपने ऑफिस के लिए नई जगह की तलाश में है। कुछ साल पहले प्रियंका गांधी को भी एसपीजी सिक्योरिटी कवर हटने के बाद लोधी स्टेट स्थित बंगले को खाली करना पड़ा था। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। राहुल ने 14 अप्रैल को अपना ज्यादातर सामान सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित घर पर शिफ्ट कर दिया है। घर खाली करने के बाद नोटिस पर राहुल ने लिखा था कि मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया। यह लोगों का जनादेश है। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं। मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हैं। मैं नोटिस में दिए गए आदेशों का पालन करूंगा। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी लोकसभा सचिवालय को अपना बंगला सौंप देंगे। बताते चले कि सचिवालय को सौंप देंगे और साथ ही साथ सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार को बंगले से सारा सामान खाली कर दिया है। अब वे मां सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। वहीं राहुल पहली बार अमेठी से 2004 में सांसद चुने गए थे। तब से वे तुगलक रोड इस बंगले में रह रहे थे। वहीं सूत्रों का कहना है कि राहुल अपने ऑफिस के लिए नई जगह भी तलाश कर रहे हैं। कुछ साल पहले प्रियंका गांधी को भी एसबीजी सिक्योरिटी कवर हटने के बाद लोधी स्थित
बंगले को खाली करना पड़ा था और सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। राहुल ने 14 अप्रैल को अपना ज्यादातर सामान सोनिया गांधी के घर पर शिफ्ट कर दिया है। वहीं घर खाली करने के नोटिस पर राहुल ने लिखा था कि मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया हूं और इन लोगों का जनादेश है। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं और मेरी इस घर से कई अच्छी यादें भी जुड़ी हुई हैं। मैं नोटिस में दिए गए आदेशों का पालन करूंगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को योगाना की राजधानी में जैमका के विदेशी मंत्री कामिनाज स्थित के साथ चौथी भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक की है। ये अध्यक्षता की और साथ ही साथ बताते चले कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से निपटने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं इस पहले एस जयशंकर ने शुक्रवार को सूरीनाम के अपने समक्ष अल्बर्ट रामदीन ने मुलाकात का गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिक गणराज्य की अपनी 9 दिवसीय यात्रा शुरू की थी। उन्होंने ट्वीट किया कि जैमका के एफएम कामिनाज स्थित के साथ कैरिकॉम मुख्यालय में चौथी भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है। हम सभी को आमंत्रित करने के लिए एफएम योगना हुग टोट को धन्यवाद देते हैं। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को गुयाना की राजधानी में जैमैका के विदेश मंत्री कामिनाज स्थित के साथ चौथी भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक सह अध्यक्षता की है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से निपटने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इससे पहले एस जयशंकर ने शुक्रवार को सूरीनाम के अपने समक्ष अल्बर्ट रामदीन से मुलाकात कर गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिक गणराज्य की अपनी 9 दिवसीय यात्रा शुरू की थी। उन्होंने ट्वीट किया कि जैमका के एफएम कामिनाज स्थित के साथ कैरिकॉम मुख्यालय में चौथी भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है। हम सभी को आमंत्रित करने के लिए एफएम गुयाना हुग टोट को धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए उनका न्यूज़।